दूसरी बड़ी चुनौती थी माफिया की, माफिया जो भयमुक्त। तो माफिया के खिलाफ भी मैंने अभियान चलाया। उसका तो अभियान चलाने का बड़ा सिंपल तरीका था। अभियान सारे गैंग्स की लिस्ट बनवाई, सबके सदस्यों की लिस्ट बनवाई। उसके बाद सबको टारगेट दिया गया कि इनको भैया इनका निपटारा करो, वो भी कानूनन निपटारा करो। जिनको पकड़ सकते हो उनको सख्त प्रावधानों के अंतर्गत इनको अंदर करो, और जो गोली चलाए लड़े उनको फिर उसको सोचो मत, अगर गोली चला रहे हैं तो उनको वहीं पे उनको ख़त्म करो। तो इसमें बहुत से लोग कुछ मारे गए, कुछ गिरफ्तार हुए, पर एक ऐसा माहौल बना कि बड़े से बड़े जो उस समय माफिया थे, अभी उतने बड़े तो नहीं थे जो बाद में हो गए योगी जी के टाइम तक, पर उस समय भी जो बड़े से बड़े माफिया थे, दो मतलब वो या तो अंडरग्राउंड हो गए थे, उनका एड्रेस कुछ नहीं है, और या तो स्टेट छोड़ के चले गए थे। आपके समय कौन थे, कौन कौन से माफिया जो आपको लग रहा है दिमाग में कोई? मतलब दो आदमी जो हमसे बच गए, हाँ, और जो बाद में बहुत फल फूल के और आगे बढ़ते गए, हाँ, हमारे वहाँ रिटायर होने के बाद। हाँ, एक तो मुख्तार अंसारी बच गया, हाँ, क्योंकि उसका आता पता नहीं था, वो भाग गया था, मतलब कहाँ चला गया पता नहीं चला। हाँ, उसका कोई एड्रेस नहीं बता रहा था। डीपी यादव ये था, वो एक जिले से दूसरे जिले भाग रहे थे। हाँ, फिर उनको किसी यादव दरोगा ने कहा जाता किसी यादव दरोगा ने सलाह दिया कि देखो भैया सरेंडर कर जाओ, और सरेंडर करके जेल चले जाओ। हाँ, तो वहाँ जेल के अंदर सुरक्षित रहोगे, वरना बाहर रहोगे तो किसी न किसी दिन तुम्हारा भी हिसाब हो जाएगा। हाँ। तो मुख्तार अंसारी जब नहीं मिले, कहीं कुछ पता नहीं मिला, तो मैंने कहा इनके घर की कुर्की करा दो। हाँ, तो इनका घर मतलब आज कल तो बुलडोजर चलता है। हाँ, और योगी जी का जो ज़्यादा प्रभावी है। अब हम तो, हमारे समय में उतनी छूट नहीं थी, और हम तो डीजीपी की हैसियत से कर रहे थे, हम कोई चीफ मिनिस्टर तो थे नहीं। तो हम तो ये भाई कानूनी कार्रवाई जो करो, तो कुर्की का आदेश कोर्ट से लिया, और उसके बाद उनके घर की कुर्की कर दी गई। अब कुर्की पर यह है कि कुछ कुर्की बड़े मतलब उदारता से होती है, कुछ कुर्की बड़ी सख्ती से होती है। हमें याद है, अभी भी याद है, एक दरोगा वहाँ से कुर्की करके आया, और फिर डींग मारता हुआ कहता हुजूर खूब कुर्की कर दी, सारा सामान उठा लिया, और दो चार गाली भी उसके नाम पे लगाई, और उसके बाद कहा साहब उसके मतलब दरवाजे का जो चौखट है सब उखाड़ लिया, सब उखाड़ लिया। तो बड़ी सख्ती से कुर्की हुई थी। मतलब मुख्तार अंसारी के लिए तो बड़ी बदनामी, और उनकी इज़्ज़त गिर गई थी। तो ये दो आदमी बच गए थे हमसे, वरना तो बाकी सब धीरे धीरे करके मतलब बड़े बड़े जितने थे सब अंदर हो गए सब अंदर हुए। तो ये माफिया के अभियान जो हमारे कार्यकाल में चला, इसको हाई कोर्ट के एक जजमेंट में इसका उल्लेख है। अच्छा। और एक बाद में अभी माफिया के खिलाफ फिर कुछ इंक्वायरी का कोई कमीशन बैठा था, करीब मैं समझता हूँ 15-20 साल पहले। उसमें एक मैं नाम भूल रहा, IAS अफसर थे उड़ीसा के, वो उसके चेयरमैन थे। उन्होंने भी ये इस बात को स्वीकारा है अपनी रिपोर्ट में कि माफिया के विरुद्ध जो पहला इफ़ेक्टिव अभियान चला था वो प्रकाश सिंह ने चलाया था। और उन्होंने माफिया की परिभाषा भी हमारे एक सर्कुलर ऑर्डर से जो मैंने SP को भेजी थी, उसी से कोट किया है कि माफिया की ये परिभाषा तत्कालीन DG प्रकाश सिंह के एक आदेश में इस तरह था। तो माफिया के विरुद्ध पहला अभियान मेरे ख्याल से अभी तक पहला इस तरह से कोई भी अभियान चला नहीं था। आपके आने के पहले, हमारे आने के पहले कुछ नहीं चला था, ये पहला था। उसके बाद तो फिर ये लोग मतलब बीच में जो सरकारें आई उनके दौरान तो ये खूब फले फूले, अपनी एम्पायर इन्होंने बढ़ाते ही चले गए। उसके बाद जब योगी जी आए हैं तब उनको ठिकाने लगा है। अभी जो ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कर रहे हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है, सही है पूरा जो कर रहे हैं? बिल्कुल सही है साहब। जब देखे रोग जब ज़्यादा बीमारी बढ़ जाती है आपकी भी, तो होम्योपैथी नहीं इलाज करता है, और एलोपैथी की गोली भी नहीं चलेगी, फिर तो कुछ सर्जरी करनी पड़ेगी। तो एक स्टेज आती है जब क्राइम में भी सर्जरी करनी पड़ती है, और ये एक व्यवहारिक है। देखिए बहुत ज़्यादा हमें आदर्श और क्या आदर्श है और क्या व्यवहारिक है, उसके बीच में एक संतुलन ढूंढना पड़ता है। वो संतुलन ढूंढना, और योगी जी जो इलाज कर रहे हैं मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है। और ये लोग इतने ज़्यादा मतलब इनकी एम्पायर बढ़ गई थी, मतलब क्या बताएं हम। SSP जा रहे हैं वो उसका अतीक अहमद के हाजिरी लगाने, अतीक अहमद ने फ़ोन कर दिया तो जा रहे हैं साहब बताइए क्या बात है। ये तो स्थिति थी। एक और घटना मतलब कोतवाली में, अब मैं नाम नहीं लूँगा क्या थे, कोतवाली के अंदर कोतवाल के सामने मुख्तार अंसारी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को डांट लगाई। अच्छा। तो जब ये हालात इतने ज़्यादा बिगड़ जाएं, एक एडिशनल DG साहब को
एक हाईवे पे कार से जा रहे थे, उन्होंने ओवरटेक कर लिया मुख्तार अंसारी के जो कारवां जा रहा था 5-6 गाड़ियों को, उसको ओवरटेक कर लिया, उस पर उनकी गाड़ी को आगे रोक के और उनकी बेइज्जती की गई। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई। तो माफिया का राज था इस समय। एक ऐसा भी दृष्टांत था कि एक आदमी, अब नाम नहीं लूँगा मैं, उसको जेल के अंदर होना चाहिए था, पर वो मुख्यमंत्री के कमरे से निकलता हुआ दिखा और उसकी फ़ोटो किसी ने खींच ली। अच्छा, कि जब जेल में होना चाहिए तो मुख्यमंत्री कमरे से कैसे निकल रहा है। तो मतलब माफिया को तो इतनी छूट थी और इतना उन्होंने आतंक मचा रखा था कि मतलब लोगों की हिम्मत नहीं थी। मुख्तार अंसारी की गाड़ी चलती थी तो 5-6 गाड़ी टाटा क्वालिस गाड़ियाँ थी, सबका एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर है। अच्छा, 5-6 गाड़ियों का एक ही, कोई किसी गाड़ी का चालान नहीं कर सकता। 5-6 गाड़ी का एक नंबर कैसे है। तो ये जब हालात हो गए थे और ये सब बढ़ता चला जा रहा था और इनकी संपत्ति हजारों करोड़ में पहुंच गई थी, तो फिर तो मैंने कहा ना, सर्जरी और बुलडोजर की जरूरत थी। आपने ये उदाहरण अच्छा दिया कि होम्योपैथिक से नहीं, आज सर्जरी जरूरी है। क्योंकि ये जो है ना, तो अच्छा, जो बुलडोजर चलता है, जो हम लोग सुनते हैं कि बुलडोजर से इस माफिया का मकान तोड़ दिया, क्या वो मतलब कई बार बोलते हो लीगली नहीं है क्या? नहीं, तो लीगली हो रहा है और यह है कि नोटिस दी जाती है। देखिए, हिंदुस्तान में अतिक्रमण की हालत यह है कि हर मकान में होगा। आप कहीं किसी मोहल्ले में चले जाइए। हम तो 15A में रहते हैं, जहाँ सब पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, रिटायर्ड अफसर लोग रहते हैं, पर हर आदमी ने कुछ न कुछ अतिक्रमण कर रखा है। मतलब 90% लोगों ने तो कर ही रखा है। तो अतिक्रमण तो है, ऐसी बीमारी है हिंदुस्तान में कि आप अतिक्रमण के नाम पे किसी के घर में कुछ न कुछ आप गिरा ही सकते हैं। तो अतिक्रमण की नोटिस देना और चश्मा करना, उसके बाद उसको गिरा देना, ये तो सब वैधानिक है। यह है, उसका इस्तेमाल नहीं करते। यह है कि वो प्राविधान इस्तेमाल हो रहा है।